स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, दैट इज एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। और इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के हम लोग चैप्टर थर्ड को पढ़ेंगे, जो कि है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस दिया हुआ है और जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपको एसिडिफाइंग एजेंट और उसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कौन से कंपाउंड एसिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एंटा एसिड पढ़ना है और उसके कौन कौन से कंपाउंड एंटा एसिड की तरह काम कर रहे हैं, ये सिलेबस में पढ़ना है। प्लस इसमें प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट और कौन कौन से कंपाउंड प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं वो पढ़ना है, वो कंपाउंड्स के नाम। सैलाइन कैथरेटिक्स और कौन कौन से कंपाउंड सैलाइन कैथरेटिक्स की तरह काम करते हैं उनको पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड में इस पूरे चैप्टर को एक लेसन प्लान के तहत हम लोगों ने 7 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, लेक्चर 2 है एसिडिफाइंग एजेंट और उसमें कौन कौन सा कंपाउंड एसिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेक्चर थर्ड में एंटा एसिड है और एंटा एसिड कौन कौन से कंपाउंड एंटा एसिड की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड है इसलिए इसको 2 लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे। लेक्चर थर्ड और लेक्चर फोर्थ दोनों में एंटा एसिड टाइप के कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इनको हम लोग क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग है इसलिए 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया है। लेक्चर 5 में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड्स हैं। लेक्चर 6 में हम लोग प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट और उनके कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 7 में सेलाइन कैथरेटिक्स और कौन से कंपाउंड सेलाइन कैथरेटिक्स की तरह काम करेंगे इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हो गया लेक्चर प्लान या लेसन प्लान की कैसे हम लोग इस यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके कितने लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे। आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो एनुअल एग्जाम होता है डिप्लोमा में और 2016 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखिए कुछ इस तरीके से, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल, और एनी 4 में से करना है, उसका एक पार्ट हम बता रहे हैं जो 4 मार्क्स का आया है। एंटा एसिड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद है 2000, उसके बाद के सालों में 17 में नहीं आया है, 18 में भी नहीं आया है, 2019 में इस तरीके से क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, और इसी में एसिडिफाइंग एजेंट और एंटा एसिड दोनों आ गया है और 8 नंबर का आया है, यानी 16 नंबर का 60 मार्क्स का आया है। फिर एक बैक पेपर हुआ था 2020 में, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बच्चे जो है सारे लोग उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन 2020 में एक बैक पेपर हुआ था इसका 3/10/2020 को बैक पेपर एग्जाम, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, और 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे आते ही हैं, कम से कम 16 मार्क्स के एक बार हाईएस्ट आए हैं और अलग अलग तरीके से पूछता है, मींस कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना पहला लेक्चर जो है लेक्चर फर्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पर क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है, व्हाट आर जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, व्हाट आर जीआईटी यानी व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रास्ता क्या है, ट्रैक क्या है, एंड क्लासिफाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट विद एग्जांपल, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है उसको एग्जांपल के साथ क्लासिफाई करिए। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, गैस्ट्रो माने स्टमक, इंटेस्टाइनल माने इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो पूरा पार्ट है वो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है। बेसिकली आप कहिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो होते हैं वो सारे आते हैं।
अब इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मोस्टली हम लोग गैस्ट्रिक पार्ट यानी स्टमक वाला और इंटेस्टाइन वाले पार्ट को हम लोगों को डिस्कशन करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। और इस तरीके से आता है क्लासिफाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्टिंग एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करिए, जो कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए होंगे जिनको हम आपको क्लासिफाई करना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की तरह, यानी सैलाइन कैथरेटिक्स की तरह आपको बताना है, या एंटा एसिड की तरह काम करेगा, या एसिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा, या प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करेगा। किस तरह से ये कंपाउंड काम करेंगे उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो हम लोग आंसर देखते हैं, बहुत आसान है ये टॉपिक। द एजेंट, पहले तो हम लोग जान लेंगे जो पढ़ा हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ये है क्या। तो ऐसे एजेंट का मतलब सब्सटेंस या कंपाउंड होगा कोई। द एजेंट विच आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी ऐसे पदार्थ जो स्टमक यानी गैस्ट्रिक वाला पार्ट एंड इंटेस्टाइनल यानी आंत वाला इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी जो भी बीमारियां स्टमक या इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं उन्हें जो पदार्थ ठीक कर देते हैं उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहलाते हैं। फिर से बता देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो गैस्ट्रिक पार्ट यानी स्टमक वाले पार्ट एंड इंटेस्टाइनल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन यानी आंत वाले पार्ट में होने वाली डिजीज, जैसे डायरिया है, ठीक है, जैसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जैसे स्टमक में जैसे एसिडिटी बढ़ जाना, ये सारी जो भी इन बीमारियों को जो सब्सटेंस जो पदार्थ ट्रीट करते हैं यानी इनका ट्रीटमेंट करने में सहायक होते हैं उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब हमारा है यहाँ से कोई कंपाउंड, और वो कंपाउंड हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इससे नहीं मतलब एजेंट का मतलब कोई भी कंपाउंड होगा। बेसिकली इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के रूप में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो एजेंट जब भी बात आएगा तो कोई पदार्थ होगा, कोई सब्सटेंस होगा या कंपाउंड होगा जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल पार्ट में जो भी डिसऑर्डर होगा यानी बीमारियां होंगी, चाहे जैसे एसिडिटी हो जाती है, चाहे एक्लोरहाइड्रिया हो जाती है, ठीक है, स्टमक में एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया, हाइपोक्लोरहाइड्रिया ये सारी क्या हैं, स्टमक से रिलेटेड डिजीज हैं। या हाइपरक्लोरहाइड्रिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया या हाइपरक्लोरहाइड्रिया या हाइपरक्लोरहाइड्रिया। स्टूडेंट्स एक मिनट हम लोग इसको रोकेंगे। वेट कर लीजिए एक मिनट। Now everything okay and just we started it again, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक, तो चाहे एक्लोरहाइड्रिया हो या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो या हाइपरक्लोरहाइड्रिया हो,
इन सब के उपचार में जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होंगे दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। द एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आर कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ऐसे पदार्थ जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीमारियों के ट्रीटमेंट में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। फिर से बता देते हैं, ऐसे पदार्थ जो गैस्ट्रिक यानी स्टमक एंड इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन के में होने वाली बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ट्रीटमेंट यानी उपचार में यूज होते हैं, उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी एजेंट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का वर्गीकरण। तो पहला है एंटा एसिड एजेंट। एंटा एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर कभी स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? स्टमक में क्या हो जाएगा? एसिडिटी का लेवल बढ़ जाएगा, और एसिडिटी का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उसको उससे क्या होगा? वोमिटिंग्स आ सकती है ना। तो इसको खत्म करने के लिए, एसिडिटी के लेवल को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एसिडिटी को हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? बेस। तो एसिड, स्टमक में क्या था? एसिड, और हमने खा लिया क्या? बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। वाटर यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा टाइम टू टाइम, और सॉल्ट तो हम लोग खाते ही हैं, तो सॉल्ट इतना खराब नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि एंटा एसिड जब भी स्टमक में क्या हो जाए, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो हम लोग कुछ बेस बाहर से लेते हैं। बेस, ये जो बेस होता है वही क्या कहलाते हैं? ये बेस जो सब्सटेंस होते हैं यही एंटा एसिड कहलाते हैं। और जो एंटा एसिड होते हैं वो करते क्या हैं? ये बेसिक नेचर में होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर। और बेस जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बना देता है। सॉल्ट भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है और वाटर भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इस तरीके से वाटर बॉडी से बाहर हो जाता है और धीरे धीरे साल्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है। तो एंटा एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो एसिडिटी को ऑप्टिमाइज करते हैं। जितने लेवल अब स्टमक का जो कंटेंट होता है, यानी स्टमक का जो पीएच होता है उसमें गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है तो वो एसिडिक नेचर में होता है। लेकिन ये जो एंटा एसिड होते हैं, ये एसिड क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ स्टमक या नॉर्मलाइज द पीएच ऑफ स्टमक। ऐसे पदार्थ जो स्टमक के पीएच को नॉर्मल कर देते हैं, नेचुरल कर देते हैं, उन्हें एंटा एसिड कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एंटा एसिड एजेंट। क्लियर है? तो व्हाट आर एंटा एसिड? एंटा एसिड कब दिया जाता है किसी पेशेंट को? तो जब उसको एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग एंटा एसिड देंगे। और एंटा एसिड क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच ऑप्टिमाइज या नॉर्मलाइज द पीएच ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एंटा एसिड एजेंट। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स जो भी एंटा एसिड होगा, अगेन कह देते हैं, एंटा एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एंटा एसिड एल्कलाइन कह लीजिए। एंटा एसिड्स आर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बेसिक या एल्कलाइन, जो भी लिखना चाहें, इन नेचर। तो कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर में होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है एंटा एसिड के? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम फास्फेट जेल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम फास्फेट। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके एंटा एसिड के। तो एंटा एसिड क्लियर हो गया। अभी इनको हम लोगों को ब्रीफ में पढ़ना है। फिर आता है एसिडिफाइंग एजेंट।
व्हाट आर एसिडिफाइंग एजेंट स्टूडेंट्स? एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? अब देखिए स्टमक में ही होने वाली, क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हैं, इसलिए ये भी एसिडिफाइंग एजेंट किसको दिया जाएगा? ये एक प्रकार की मेडिसिन की कैटेगरी है, मेडिसिन की कैटेगरी। अब बीमारी कौन सी होगी? तो अगर हाइपर एसिडिटी का केस है तब तो आप लोग एंटा एसिड देंगे, हाइपर या एसिडिटी या एसिडिटी, उस केस में आप एंटा एसिड देंगे पेशेंट को। और अगर स्टमक में दो बीमारियां और हैं, कौन सी? क्लोरहाइड्रिया और दूसरी है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अगर ये दो डिजीजेज स्टमक में हैं तो फिर हम लोग कौन से कंपाउंड देंगे? एसिडिफाइंग एजेंट। अब समझाते हैं, थोड़ा एक कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, अच्छा सा हरा कलर। अगर ए माने नहीं, क्लोरहाइड्रिया माने, क्लोर माने Cl और हाइड्रिया माने H, यानी अगर स्टमक से बिल्कुल HCl क्या हो जाए? का श्रावण यानी सिक्रीशन, HCl का अगर स्टमक में बिल्कुल HCl का सिक्रीशन अब्सेंट हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? एक्लोरहाइड्रिया, अब्सेंट HCl। फिर से समझें, अगर स्टमक में बिल्कुल भी HCl का सिक्रीशन अब्सेंट हो जाए तो उस डिजीज को कहते हैं एक क्लोरहाइड्रिया या लेस सिक्रीशन ऑफ HCl, लेस सिक्रीशन ऑफ HCl। अगर जो स्टमक की सेल हैं उससे HCl का सिक्रीशन लेस हो रहा है, यानी कहें दूसरी भाषा में तो नॉट इनफ, ENOUGH, इनफ सिक्रीशन ऑफ HCl। अगर HCl का सिक्रीशन पर्याप्त नहीं हो रहा है तो बाहर से हम लोगों को HCl देना पड़ेगा, और इसके लिए एक ड्रग्स की कैटेगरी है एसिडिफाइंग एजेंट। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर गिवन आउटसाइड टू increase या optimize the acidity of stomach, or in which case it is given acidifying agent? It is given in two cases, in the case of achlorhydria and hypochlorhydria। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पर मूव करते हैं, प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। ये भी डिजीज की कैटेगरी है। और कौन सी डिजीज की? अभी हम लोग जनरल, अभी इनको लॉन्ग में हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अभी हम खाली क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन सी बीमारी स्टमक में हो सकती है और उसमें कौन सी ड्रग की कैटेगरी आप देंगे। ये जो सब्सटेंस पढ़ना है, एंटा एसिड, एसिडिफाइंग एजेंट, प्रोटेक्टिव, एड्सॉर्बेंट एंड सलाइन कैथेटिक्स, ये बीमारियों में उपचार होने वाली ड्रग्स की कैटेगरी है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरीज है। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट कब देंगे? जब म्यूकोसा यानी इंटेस्टाइन में आ गए हैं आप, जब इंटेस्टाइन की म्यूकोसा यानी जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा डैमेज हो जाती है तो उसको रीअपियर करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रग की कैटेगरी है प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। और बिस्मथ के जितने भी कंपाउंड हैं, एक शॉर्टकट तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब गैलेट, ये सारे कंपाउंड किसकी तरह काम करते हैं? प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट की तरीके से। अभी इन लोगों को लॉन्ग में पढ़ना है इन सारे टॉपिक्स को। तो व्हेन प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट गिवन व्हेन डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, जब इंटेस्टाइन की इनर वॉल
कैसी हो जाए, डैमेज हो जाएगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए, म्यूकोसा को रीअपियर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट देंगे। और जितने भी बिस्मथ के कंपाउंड्स हैं, बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ गैलेट, ये प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज सैलाइन कैथरेटिक्स। सैलाइन कैथरेटिक्स कब दिया जाएगा स्टूडेंट्स पेशेंट को? व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन डेफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सैलाइन कैथरेटिक्स आर गिवन पेशेंट टू इंक्रीज या डेफिकेशन प्रोसेस, यानी अगर किसी भी पेशेंट को स्टूल यानी मल त्याग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो डेफिकेशन प्रोसेस माने मल त्याग की वृद्धि, और मल त्याग को इसी को स्टूल भी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को मल त्याग करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सैलाइन ड्रग की कैटेगरी है सैलाइन कैथरेटिक्स। ठीक है, ये सैलाइन कैथरेटिक्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती, इंटेस्टाइन होती है, उसको क्या करते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, जिससे उसका पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट बढ़ जाता है और डेफिकेशन प्रोसेस भी आसानी से हो जाती है। इनको हम लोग पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट, और ये जो डेफिकेशन प्रोसेस है, यानी पेशेंट का मल त्याग नहीं हो रहा है, वो स्टूल हार्ड होने के कारण या कोई किसी कारण से स्टूल यहाँ पर रुक जाता है इंटेस्टाइन में। लेकिन जब हम सैलाइन कैथरेटिक्स देते हैं तो यह इंटेस्टाइन का मूवमेंट ठीक हो जाता है, नॉर्मलाइज जैसे होता है वैसे होने लगेगा, जिससे स्टूल का मूवमेंट होगा और फिर डेफिकेशन प्रोसेस हो जाएगी। सैलाइन कैथरेटिक्स की तरह स्टूडेंट मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कंपाउंड काम करेंगे। तो सैलाइन कैथरेटिक्स के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट काम करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पहला लेक्चर खत्म किया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। यही सारे कंपाउंड्स हम लोग अगले लेक्चर्स में ब्रीफ में पढ़ेंगे। आपके लिए काम है कि नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन लौट के नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके ईआरपी पर सबमिट करें। और जब करेंगे ईआरपी तब आपको जो है इसके हिसाब से मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो आज का लेक्चर खत्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू स्टूडेंट्स। मीट यू नेक्स्ट डे with same energy,